वो चेंज किए अभी तो गड़बड़ हो गया क्या? अब आ रही ना? अब तो आएगी। उससे चेंज होते समय हमें लग रहा ऑन ही नहीं हुआ। चलो, तो जो संस्कृत लिटरेचर का कंपाइलेशन हुआ, जो संस्कृत साहित्य लिखे गए बुद्धिज्म से रिलेटेड, वो मेरा कहना है वो बाद में लिखे गए, तो उन पे बात अभी करेंगे बाद में। तो पहले तो ये समझे कि आज का जो हम डिस्कशन है डॉक्ट्रिन्स ऑफ बुद्धिज्म, फिलॉसफी ऑफ बुद्धिज्म, लेकिन उसके पहले भी थोड़ा सा ये समझेंगे डॉक्ट्रिन्स ऑफ एंड फिलॉसफी ऑफ बुद्धिज्म के पहले कि बुद्धा के लाइफ से रिलेटेड जो कुछ इवेंट्स हैं और उनके खास करके बहुत ही फैक्चुअल पार्ट है वो, और पीसीएस प्री में आता है। वो फैक्चुअल पार्ट यह है कि उनके लाइफ से रिलेटेड कौन कौन से इवेंट्स हैं, घटनाएं हैं, और उनके एम्बलम क्या हैं, प्रतीक क्या हैं, सिंबल क्या हैं, ये हैं। तो एक पॉइंट डालें, important events related to Buddha life, important events related to Buddha life and their emblems। हिंदी में लिखेंगे बुद्ध के जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएं एवं उनका प्रतीक, ऐसे कुछ लिखेंगे हिंदी इसकी। important events related to Buddha life and their emblems, क्या हैं उनके एम्बलम्स और वो इवेंट्स क्या हैं, तो ये समझ लेते हैं। तो एक तरफ तो ये समझ ले कि वो घटनाएं क्या हैं, इवेंट्स क्या हैं, और दूसरी तरफ उसके एम्बलम्स। एम्बलम्स का मतलब समझते हैं? प्रतीक। क्या प्रतीक हो सकता है उसका, है ना? तो इवेंट्स में जैसे सबसे पहले बुद्ध का जो बर्थ है, समझ पा रहे, यानी जन्म, और इसका क्या हो सकता है, एम्बलम्स, है ना? तो ये क्या है, इसका है कमल एवं लोटस एंड बुल, कमल एवं साण, ये है इसका एम्बलम, ये फैक्ट है। और फिर जब उन्होंने घर छोड़ दिया है अपना, यानी कि महानिष्क्रमण, जिसको आप महानिष्क्रमण कहते हैं या रेनोंसिएशन, आप इसे महानिष्क्रमण भी कह सकते हैं, महानिष्क्रमणा, ये थोड़ा सा बड़ा नाम है, यानी कि गृह त्याग, घर का छोड़ना। और जब उन्होंने घर छोड़ा, तो कोई व्यक्ति घर छोड़ेगा और बहुत तेजी से अपना घर छोड़ेगा, जाएगा, धीरे धीरे तो जाएगा नहीं। अगर वो चुपचाप जा रहा है, अचानक जा रहा है, तो देखो वो फिलहाल घोड़े से, सही तो ये कि रथ से गए थे, चन्ना छोड़ने गया था, तो कभी भी बहुत तेज गति का जो प्रतीक होता है वो हॉर्स होता है, घोड़ा होता है। तो उन्होंने जो घर छोड़ा, यानी कि जो महानिष्क्रमण हुआ, उसका प्रतीक है अश्व, घोड़ा, हॉर्स। समझ पा रहे हैं ये? और फिर उन्होंने जब तपस्या किया वहां पर, तो तपस्या के बाद जो उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, यानी कि इनलाइटनमेंट, उस इनलाइटनमेंट, ज्ञान की प्राप्ति, जिसको संबोधि भी आप कह सकते हैं,
ज्ञान की प्राप्ति या संबोधि। इस संबोधि का जो प्रतीक है वो क्या है? ज्ञान की प्राप्ति का पीपल ट्री, क्योंकि पीपल के वृक्ष के नीचे ही उनका इनलाइटनमेंट हुआ, याद है ना? कहाँ पर? बोध गया में, निरंजना या फाल्गु रिवर के किनारे, बैसाख की पूर्णिमा को, सब बातें हो चुकी हैं। तो फिर यहाँ पर इनलाइटनमेंट यानी संबोधि का इम्ब्लम ये है। और फिर उन्होंने जो पहला अपना सरमन डिलीवर किया, यानी कि आप कहेंगे फर्स्ट सरमन्स, जो उन्होंने अपना पहला धार्मिक उपदेश दिया, तो सारनाथ में दिया। इसका प्रतीक क्या है, कोई बताएगा? है ना? और फर्स्ट जो है सरमन को ये धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। धर्म चक्र परिवर्तन, परिवर्तन नहीं, प्रवर्तना, धर्म चक्र प्रवर्तना, यानी कि फर्स्ट सरमन जब उन्होंने डिलीवर किया और सारनाथ में किया, उस धर्मचक्र परिवर्तन को, इसका प्रतीक, इसका एम्ब्लम है चक्र। क्या है इसका? व्हील, चक्र। तो कई बार ऐसा होता है कि चक्र और हिरण दोनों की बात आती है, क्योंकि वो उन्होंने वो एक डियर पार्क में, एक मृगदाव में, यानी कि ऋषपत्तन में, सारनाथ के उन्होंने फर्स्ट जो सरमन को डिलीवर किया। सो इस बेसिस पे जो उस एम्ब्लम है वो क्या है? वो है, कभी कभी डियर रखता है, हिरण रखता है, या फिर वो हिरण के बजाय चक्र। और यही वजह है कि आप देखेंगे तो सारनाथ से संबंधित आप कुछ नहीं, आप काशी जो है वो बनारस रेलवे स्टेशन से बाहर निकलेंगे तो बहुत बड़ा सा चक्र बना हुआ है। वो इसी सब की वजह से है, क्योंकि वहाँ से वो स्थल, वो साइट, वो स्थली बुद्ध के प्रथम उपदेश से संबंधित है और उसका प्रतीक ये है। फिर निर्वाण, निर्वाणा, इसका प्रतीक है यानी फुटप्रिंट, पदचिन्ह। निर्वाणा, और निर्वाण का मतलब है दीपक का बुझ जाना। निर्वाण का अर्थ है दीपक का बुझ जाना। और ये कैसे, यानी कि जब दीपक का बुझ जाने का मतलब यह है कि बर्थ और डेथ से छुटकारा पा जाना, यानी जन्म मृत्यु से छुटकारा पा जाना। और जन्म मृत्यु से छुटकारा पाने के लिए ज़रूरी है कि पहले वो अपनी तृष्णाओं का शमन करें, अपनी तृष्णाओं का, अपनी लालसाओं का, और वो सब के लिए अष्टांगिक मार्ग बताया गया है। क्या है अष्टांगिक मार्ग? क्या है एट फोल्ड पाथ? अभी जब हम डॉक्ट्रिन्स ऑफ बुद्धिज्म पर बात करेंगे, आज वही चर्चा का विषय है, तो अभी देखेंगे कि डॉक्ट्रिन्स ऑफ बुद्धिज्म में एट फोल्ड पाथ क्या है, अष्टांगिक मार्ग क्या है, 10 जो है वो शील क्या हैं या शिक्षापद क्या हैं, इन सब पे। तो निर्वाण हो गया, और फिर एक महापरिनिर्वाण, ये तो समझ ही रहे हैं, महापरिनिर्वाणा, यानी कि डेथ, डेथ था बुद्धा। और प्रतीक क्या है इसका? स्तूपा, ये स्तूपा है ना, ये। ठीक है। अब सवाल, एक बात और समझ लें यहां पे, जैसे बर्थ है ये, तो अगर हम इससे रिलेटेड साइड भी देख लें, अलग ही बात,
चर्चा तो कर ही चुके हैं, लेकिन अगर हम यहाँ पे ये बात कर रहे हैं तो इसको भी जान लें। तो बर्थ का जो एम्ब्लम है वो तो समझ लिया, लोटस एंड बुल। बट अगर बर्थ से रिलेटेड साइट उनका है तो कौन सा भाई? लुम्बिनी। वेरी गुड। और लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ, ये बात किस इंस्क्रिप्शन से, अशोक के किस इंस्क्रिप्शन से पता चलती है? सारनाथ से पता चलेगी। अशोक का कौन सा इंस्क्रिप्शन है, पिलियन इंस्क्रिप्शन है, जो ये बताता है कि बुद्धा वाज बॉर्न इन लुम्बिनी? कौन सा इंस्क्रिप्शन बताता है? अरे बताया है, भूल रहे हो अभी? हैं? हाँ। क्या बोल रहे हो? बोलो। नहीं, ऑप्शन क्या, अभी ऑप्शन क्या देना है इसमें? बताया तो ऑप्शन। रोमन देई नहीं याद आ रहा? रोमन देई, अशोक का रोमन देई पिलियन इंस्क्रिप्शन ये बताता है कि बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? लुम्बिनी वन में हुआ। रोमन देई, या कई बार उसको रोमन देह भी कहते हैं। रोमन देह या रोमन देह पिलियन इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका। और जब अशोक अपने क्रोनेशन के, अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष, 20 years of his coronation, Ashoka went to Lumbini and established Rumandehi पिलियन इंस्क्रिप्शन। और फिर इस इंस्क्रिप्शन में उसने ये सब बातें लिखाई। एक तो बुद्ध के जन्म से बात लिखाई, और दूसरा ये बात भी लिखी हुई है कि उसने वहाँ पे टैक्स को रिड्यूस कर दिया था, कम कर दिया था। ये बात भी है, और इसे इकोनॉमिक इंस्क्रिप्शन भी कहते हैं रोमन देही को। और ये अशोक के इंस्क्रिप्शन में सबसे छोटा भी है। कुछ याद आ रहा है? नहीं याद आ रहा? कहाँ याद आता है? हाँ, याद कहाँ आता है कि नहीं? तो खैर, और जब उन्होंने ये घर छोड़ा, महानिष्क्रमण हुआ, तो घर छोड़ा तो इसका मतलब कि अपने कपिलवस्तु को छोड़ा, है ना? कपिलवस्तु। और फिर उनका इनलाइटनमेंट हुआ, संबोधि की प्राप्ति हुई, यानी तो ये कहाँ हुआ? गया में, बोध गया यानी उर्वेला, बोध गया या उर्वेला। और फिर अगला देखें तो उन्होंने फर्स्ट सरमन डिलीवर किया सारनाथ। अब ठीक है, निर्वाण का मतलब यह है कि यहाँ से कोई रिलेटेड साइड की बात नहीं है। निर्वाण का मतलब वही है कि जब कोई जीवन मरण से छुटकारा पा जाए तो वो कंडीशन बुद्धिज्म में निर्वाण है। ठीक है। और महापरिनिर्वाण का मतलब, और हाँ, इसी जीवन में निर्वाण मिल सकता है। बुद्धा का कहना यह था कि निर्वाण की प्राप्ति के लिए मृत्यु जरूरी नहीं है, मौत जरूरी नहीं है, डेथ जरूरी नहीं है कि कोई जब मृत्यु होगी किसी की तब उसे निर्वाण मिलेगा। अकॉर्डिंग टू बुद्धा, मतलब कोई व्यक्ति अचीव कर सकता है निर्वाण को इसी जीवन में, लेकिन महावीर स्वामी का मानना यह था कि वो इस मृत्यु के बाद, और तभी वो काया कलेश में बहुत विश्वास करते थे। कौन काया कलेश में कौन विश्वास करता था? फिनांस एंड स्टारवेशन में कौन ज़्यादा बिलीव करता था? और वो बेसिकली जैन धर्म वाले, है ना, यानी कि महावीर स्वामी। और तो महापरिनिर्वाण का मतलब डेथ। और ये कहाँ हुई? बुद्ध की डेथ कहाँ हुई? कुशीनारा। कुशीनारा या मल्ल महाजनपद में। अगर कुशीनारा ना हो और वहां लिखा हो कि बुद्धा की डेथ या महापरिनिर्वाण बुद्धा को मिला, और वहां पे हो वज्जी, मल्ल, मगध, अवंती, और कुशीनारा ना हो, तो क्या करोगे? बोलो। देखो, हमने जब फ्लो चार्ट बनाया था तो बताया था कि मल्ल जो उस समय का महाजनपद था, 16 महाजनपदाज में, उस मल्ल की 2 कैपिटल्स थी, एक पावा और पावापुरी, दूसरी कुशीनारा या कुशीनगर। अब उसको कुशीनगर कहा जा रहा है, कुशीनारा था।
तो ये दोनों मल्लों की कैपिटल्स हैं, मल्लों की राजधानी है। तो मल्लों की एक राजधानी पावापुरी में, बेसिकली पावापुरी में महावीर स्वामी की मृत्यु हुई, और कुशीनारा में किसकी हुई? तो अगर वहां कुशीनारा ना हो, मल्ल हो, तो क्या होगा? आप परेशान हो जाएंगे। तो फिर बात तो वही हुई ना, मल्ल महाजनपद है और वो उसके अंदर कैपिटल है, राजधानी है। ठीक है ना? अब हम बात करेंगे डॉक्ट्रिन्स ऑफ बुद्धिज्म। डॉक्ट्रिन्स ऑफ बुद्धिज्म। बौद्ध धर्म के सिद्धांत। और जब मैं कह रहा हूं बौद्ध धर्म के सिद्धांत, तो जो बुद्धा के वो थे, बौद्ध धर्म के सिद्धांत का मतलब यह है कि जो बुद्धा के प्रीच थे, उपदेश थे, जो उन्होंने उपदेश दिए, वही तो डॉक्ट्रिन्स बन गए, वही तो सिद्धांत बन गए। तो इसका मतलब आप ये प्रीचिंग ऑफ बुद्धा या डॉक्ट्रिन्स ऑफ बुद्धा, तो बात एक ही है, नहीं तो परेशान होने लगे। भाई कोई उपदेश दे रहा है अगर महापुरुष, तो कालांतर में आफ्टर सम टाइम वही तो सिद्धांत बन जाता है, डॉक्ट्रिन्स बन जाता है। न्यूटन ने जो बताया फिजिक्स के अंदर उस समय, वो सिद्धांत बन गया, बन नहीं गया सिद्धांत? तो ऐसे तो बौद्ध धर्म के सिद्धांत, बौद्ध धर्म के सिद्धांतों में एक है ग्रेट और नोबल, फोर ग्रेट और नोबल ट्रुथ। ये क्या है अभी समझते हैं इसको। हिंदी में कहेंगे चार आर्य सत्य। वेरी गुड, चार आर्य सत्य। और पाली भाषा में इसे कहते हैं चत्वार आर्य सच्चान। चत्वार आर्य सच्चान। ये ठीक है, चत्वार आर्य सच्चान, चार आर्य सत्य। ये और क्या हो सकता है? पहले सबको थोड़ा सा लिख लेते हैं। फिर चार आर्य सत्य के बाद, ये जो चार आर्य सत्य हैं, चार आर्य सत्य के बाद ऐसे फिर आप लोगों ने कभी सुना होगा, अभी जो निर्वाण की बात है, ये सुना क्या है? निर्वाण। फिर मिडिल रूट या मिडिल पाथ, मिडिल रूट और पाथ, मध्यम मार्ग या मध्यम प्रतिपदा, इसी को कहेंगे मध्यम मार्ग या मध्यम प्रतिपदा। और इस मध्यम मार्ग के अंदर फिर 8 फोल्ड पाथ बताए गए। इसी के अंदर 8 फोल्ड पाथ। 8 फोल्ड पाथ का मतलब समझ रहे हैं? आप इसे अष्टांगिक मार्ग भी कह सकते हैं। हिंदी में ये हो गया अष्टांगिक मार्ग। ये समझ पा रहे हैं? हाँ हाँ, वो भी है। और फिर इसके अलावा और क्या? 8 फोल्ड पाथ के अलावा, अष्टांगिक मार्ग के अलावा, यहां पर एक त्रिरत्न भी आता है। और क्या होगा त्रिरत्न के अंदर, अभी सब समझेंगे। और एक प्रतीत समुत्पाद,
प्रतीत समुत्पाद, अभी सब बताएंगे। प्रतीत समुत्पाद एक एक पे डिस्कस करेंगे ना, तो अपने आप को प्रतीत, यानी आप इसको एक और बात कह सकते हैं, कार्य कारण सिद्धांत। प्लीज, थ्योरी ऑफ कॉज इफेक्ट्स, कार्य प्रभाव का सिद्धांत या कार्य कारण सिद्धांत। तो थ्योरी ऑफ कॉज इफेक्ट, कॉज एंड इफेक्ट्स, कारण प्रभाव। ओके, कोई कारण होगा तो प्रभाव दिखेगा, कोई कारण होगा तभी कोई घटना घटेगी। समझ पा रहे हैं? और एक और है इसी में 10 शील। 10 शील को ही 10 शिक्षाप्रद भी कहा जाता है, यानी कि 10 ये बहुत ही शिक्षा वाली बातें हैं, ग्रहण करने वाली बातें हैं। वो क्या हैं सब अभी हम लोग समझेंगे। तो पहला क्या है भाई इसमें, ये डॉक्ट्रिन्स ऑफ बुद्धिज्म में, यानी कि बौद्ध धर्म के सिद्धांत में पहला ही सिद्धांत है 4 ग्रेटर नोबल ट्रुथ। जैसे जैनिज्म में ट्राई जैल्स आर ट्राई रत्नाज या ट्राई जेम्स था ना, त्रिरत्न, राइट फेथ, राइट नॉलेज, राइट कंडक्ट। ये जैनिज्म में राइट फेथ, राइट नॉलेज, राइट कंडक्ट, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, ऐसा कुछ वहां पर। यहां पे 5 बातें बताई गई हैं। तो ये क्या है जो हमें, जिसको कह रहे हैं कि भाई 4 आर्य सत्य या चत्वार आर्य सत्यान। और जो बात यहां पर अभी हम देखेंगे बुद्ध ने बताया, वो ऐसा नहीं है। सभी फिलॉसफी में, सभी दर्शन में ये बातें बताई गई हैं। थोड़ा बहुत जो है उससे इधर उधर करके, इधर उधर करने का मतलब कि कुछ कुछ ऐसे ही सभी दर्शन में बताई गई है जैसे इन्होंने बताया। लेकिन बुद्ध ने उसकी रेमेडी भी बताई है, सॉल्यूशन भी बताया है, रेमेडी और में भी है, ऐसा नहीं कि नहीं है। लेकिन इन्होंने एकदम सटीक रेमेडी बताई है, सटीक जो है वो उसकी दवा भी बताई है। प्रॉब्लम बताई, फिर उसकी दवा भी बताई। प्रॉब्लम बताई, प्रॉब्लम का कारण बताया, फिर उसका बेसिकली रास्ता बताया उसको दूर करने का। ये सब बातें इसके अंदर। तो बुद्ध ने कहा, अकॉर्डिंग टू बुद्धा, दिस वर्ल्ड इज सी ऑफ सरो। ये संसार पूरा का पूरा दुखों का सागर है। समझ पा रहे हैं ना? ये संसार क्या है, लिखो नहीं अभी तो। ये संसार दुखों का सागर है। और जब मैं कह रहा हूं कि दुखों का सागर है ना, तो ये और फिलॉसफीज में और अन्य दर्शनों में भी ये बात कही गई है कि संसार दुखों का सागर, ये जीवन दुखों का सागर। मैं नीर भरी दुख की बदरी, अगर आप साहित्य में जाएंगे तो वहां भी है। तो ये संसार दुखों का सागर है और दुख का कारण हम स्वयं हैं, ये भी बात है। दुख का कारण हम स्वयं हैं। तो अगर आपको दुख है ना, तो आप ही उसके लिए जिम्मेदार हैं, हम नहीं हैं। हाँ, ये बता दें। और भाई अगर तुम लोग अट्टहास कर रहे हो, हंस रहे हो, तो फिर उसका भी कारण आप ही हैं, हम थोड़े ना। तो कुछ परिस्थितियों में अलग हो सकता है ना। हाँ, मतलब वो तुम्हारा अलग प्रकार का दुख होगा कोई, जिसको तुम ही समझ सकते हो। और कभी कभी तुम भी नहीं समझ पाते होगे कि वो दुख आया कैसे। है कि नहीं? तो इसके अंदर 5 बातें बताई गई हैं। किसके अंदर? हाँ, 4। खैर, 4 बातें क्या है भाई इसके अंदर? दुख, दुख समुदय, ये लिखें, दुख, दुख समुदय और दुख निरोध।
अगला है दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। ये हाँ मैं बता रहा हूं, पहले तो एक बार इंग्लिश भी इसकी ऐसे ही लिखो, दुख, फिर इसको लिखो और आप सफरिंग, सफरिंग, कॉज ऑफ सफरिंग, और फिर प्रिवेंशन ऑफ सफरिंग एंड पाथ ऑफ प्रिवेंशन ऑफ सफरिंग। लास्ट सफरिंग, कॉज ऑफ सफरिंग, प्रिवेंशन ऑफ सफरिंग एंड पाथ और रूट ऑफ प्रिवेंशन ऑफ सफरिंग। यानी कि हिंदी में लिखना चाहें तो दुख, और दुख समुदाय का मतलब है दुख का कारण। लिखो, हिंदी के लोग लिखो, दुख का कारण। ये दुख का, क्या कह रहे हैं, और फिर इसे दुख निरोध को लिखो दुख का निवारण, दुख का निवारण या दुख से बचाओ, है ना। तो प्रिवेंशन, है ना, ऑफ, है ना, सफरिंग, और फिर लास्ट में दुख निवारण का मार्ग, पाथ और रूट ऑफ प्रिवेंशन ऑफ सफरिंग। ये लास्ट में हो गया, दुख निवारण का मार्ग। हिंदी के लोग लिख लें, लिख लिया सब। अब इसे समझो, लिख लिया ना, दुख निवारण का मार्ग। अरे मैंने लिखा नहीं, बोल रहा हूं हिंदी में, जरूरी थोड़ी कि जब सब वहां लिखा है उसी को लिखो। तो अब उन्होंने ये कहा था, जैसे मैंने बताया कि ये जीवन दुख में है, ये उसके अंदर बोल रहा हूं अभी, ये समझ, ये संसार दुख में है, ये संसार दुखों का सागर है, और दुख का कारण जो है वो अज्ञानता है, अशिक्षा है। दुख का कारण क्या है? अज्ञानता, अशिक्षा, और आप ये कह सकते हैं जिसको इग्नोरेंस कहते हैं। मतलब दुख का कारण ये सब है। अब जब जिसके अंदर ये अज्ञानता या अशिक्षा होगी तो वो उसके मन में तृष्णाएं आएंगी, लालसाएं आएंगी, और वो तृष्णाएं और लालसाएं ही दुख का कारण है। फिर दुख भोगना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसी के लिए बार बार जन्म लेना पड़ेगा, रीबर्थ। उन्हीं तृष्णाओं, लालसाओं की पूर्ति के लिए बार बार रीबर्थ। और जब बार बार रीबर्थ होगा उसका, तो उसे दुख भोगना पड़ेगा, क्योंकि ये जीवन जो है ये दुख में माना गया है। बुद्ध ने यह भी कहा कि कोई चीज के अगर किसी भी प्रिय का वियोग दुख है, और जब मैं प्रिय बोल रहा हूं ना, तो बस आपको एक ही प्रिय समझ में आ रहा होगा। हाँ, तुम लोग तो मतलब एकदम, हाँ, एक कई सारे, गुड। अरे मैं कहाँ समझता हूँ, सब तुम ही तो समझते हो बेटा। नहीं, कुछ चीजें मैं नहीं समझ सकता, आप नहीं समझ सकते। कुछ चीजें जो मेरे मन में, मेरे मन में क्या चल रहा है आपके। वेरी गुड। हाँ, सही कह रहे हैं। मनः पर्याय, और बुद्ध जैनिज्म में एक है मनः पर्याय, किसी की मन की स्थिति, दशा को जान लेना, ये जान लें, ये आवश्यक थोड़ी ना है। तो बिल्कुल कह रहा है, ये सही कह रहा है भाई, कि हमारे मन में क्या चल रहा है, इसके मन में क्या चल रहा है, जरूरी थोड़ी कि हम जान ले। वो यही कह रहा है कि सर हम सब चीज़ें, हम मतलब जो चीज़ें जान सकते हैं आप नहीं जान सकते हैं। अनुभव ज़्यादा है इसको ना, मेरी यही बात है। आप जो समझ रहे हैं, हाँ, वो नहीं सोच रहा हूं। एक, अरे बेटा मैं मजाक कर रहा हूँ, मैं सही जान रहा हूँ कि तुम क्या समझ रहे हो। तुम ये समझ रहा हूँ कि तुमने जिस एस्पेक्ट में उसको कहा था, बस ये तो
हो गया कि भाई हाँ, जब मैंने कहा कि प्रिय एक ही, तो तुम कह रहे नहीं कई हो सकते हैं। हाँ वही चीज़, तो उस पर सब जो है, बस ये है कि तुमने अपना थोड़ा उसको डिक्लेयर कर दिया, उजागर कर दिया। हंसने वाले लोग उसको चुपचाप रखते हैं ये जितने हंस रहे हैं, बस, और यही है, और क्या है। तो किसी प्रिय का मतलब लिविंग बीइंग ही नहीं, किसी भी प्रिय वस्तु का जो वियोग है वो भी दुख का कारण है। अच्छा मुझे आप बताएंगे, संयोग भी दुख का कारण हो सकता है? संयोग, कोई भी चीज का संयोग, यानी कि किसी चीज की प्राप्ति भी दुख दे सकती है। कैसे? बीमारी को हो जाए उसके संयोग, पहले पुत्री प्राप्त होना दुखी माना जाता था। हाँ बोलिए, क्या किसी चीज का संयोग, किसी चीज का मिलना, किसी चीज का प्राप्त होना भी दुख का कारण हो सकता है? बताएं। नहीं, इस सेंस में तो है ही है कि संयोग होगा तो वियोग होगा, तो वियोग होगा तो दुख होगा, वो तो ठीक है। सिर्फ संयोग से ही दुख हो जाए, संयोग मात्र से ही दुख हो जाए, बताओ क्या हो सकता है? वेरी गुड, दुश्मन हो गया इधर से, ऐसा कहते हैं ना कि किसी रॉन्ग पर्सन से मैरिज वगैरह हो जाए या कुछ ऐसे, जैसे ठीक ठीक ना मैच, बस 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 तो बस, तब भी तो दुख होता है। तुमने सही पकड़ा है, एकदम सही। जो था मैंने बोला। वही तो सब बोल रहे हैं आजकल यहाँ पे यहाँ पे आने वाले समय में सब ओशो ही तो बैठे हैं यहाँ पे, ये सब अपने आप में एक एक ओशो बनेंगे, सब रहस्य में बातें करते हैं और ये बोलते हैं जो हम समझ रहे हैं हम ही समझ सकते हैं, आप नहीं समझ सकते। मतलब इतनी रहस्य में बात है कि जो ये समझ रहे हैं यही समझ सकते हैं, मैं नहीं समझ सकता हूँ। भाई है रहस्य। प्लीज देखिए, कोई भी अप्रिय वस्तु, व्यक्ति, घटना का जब मिलन हो जाए, का जब संयोग हो जाए, तो भी तो दुख होगा। सपोज जिसे आप नहीं पसंद करते हैं और आप चाहते हैं कि ये आदमी मिले ना कहीं, और हर मोड़ पे वही मिलता है, उसने घेराव कर लिया आपका, हर मोड़ पे वही मिल रहा है, तो आप चाहते नहीं हैं, हो रहा है संयोग, हो रहा है मिलन, लेकिन दुख हो रहा है ना, तो अप्रिय के मिलन की कंडीशन में दुख हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि उसका वियोग हो तभी, बल्कि वियोग हो जाए तो जल्दी अच्छी बात है, लेकिन कहां, तो अप्रिय से संयोग। और सिर्फ मैं जब ये कह रहा हूं ना, तो केवल ये नहीं कि केवल लिविंग बीइंग, कोई वस्तु भी, कोई घटना भी, कौन चाहता है कि किसी का एक्सीडेंट हो जाए, लेकिन देखिए वो घटना घट जाए जो एक अप्रिय घटना है, और उसके घटना घटित होने पे दुख हुआ, कोई भी कहीं पे भी। या अप्रिय वस्तु, सपोज आप जो है जा रहे हैं अंधेरे में ऐसे अभी, और रास्ते में कहीं, और कहीं आपके पैर का मिलन जो है कांच से हो जाए, कांच, आग, कांटा, अप्रिय कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसको आप पसंद नहीं कर रहे हैं, और उस तो केवल आप लिविंग बीइंग ही तक मत सीमित करें, केवल आप लिविंग बीइंग में भी केवल मनुष्य तक ही नहीं, कोई भी वस्तु, घटना, व्यक्ति, कुछ भी हो, और जो आपके लिए अप्रिय है उससे मिलन, उससे संयोग, ये दुख का कारण बनता है, ऐसा भी बुद्धा ने कहा। आ रही बात समझ में? तो एक तो ये हो गया कि भाई, तो इसमें 2-3 पॉइंट ऐसे बढ़ा ले। तो दुख में पहले अशिक्षा, अज्ञानता, ये दुख है। अशिक्षा, अज्ञानता, दरिद्रता, ये सब दुख है। मृत्यु, मृत्यु क्या है? दुख है। और मृत्यु का कारण क्या है? जन्म। मृत्यु का कारण और बुढ़ापा या कुछ और नहीं है, मृत्यु का कारण जन्म है। तो अगर हम इन कारणों, अगर हम इन दुखों का कारण इधर ढूंढें, कॉज ऑफ सफरिंग में, दुख समुदाय में, तो सबका मिलेगा। जब हमने कहा मृत्यु दुख है, तो उसका कारण इधर क्या मिलेगा? जन्म।
जब हम इधर ये कहेंगे कि बीमारी दुख है, तो इधर कारण में मिलेगा लापरवाही, संक्रमण, और संक्रमण के पीछे भी तो लापरवाही, यह कारण हुआ। तो ये फिलॉसफी है, इसमें समझना है ठीक से, बहुत ज्यादा लिखना है। अब जब कारण को जान लिया तो बुद्ध ने उसका निवारण भी बताया। निरोध का मतलब होता है रुकावट, रुकावट यानी कि पॉज, रुकावट ये है। और पॉज या रुकावट यानी कि प्रिवेंशन, निवारण, कुछ भी कहें, रुकावट, निवारण, प्रिवेंशन, कुछ भी, बचाव। तो फिर उसका उन्होंने बताया कि भाई उन दुख का निवारण जब करेंगे तो कारण हट जाएगा, निवारण करेंगे तो कारण हट जाएगा, कारण हट जाएगा तो घटना नहीं होगी, क्योंकि हर घटना के पीछे एक कारण है। बिना कारण के कुछ भी घटित नहीं हो रहा। और अभी हमने आगे लिखा भी है कार्य कारण सिद्धांत, उस पर अभी बात करेंगे। कार्य कारण सिद्धांत, हर कार्य के पीछे एक कारण है, हर प्रभाव के पीछे एक कॉज है, एक कारण है। क्या कर रहे हो इसे? मोबाइल रखो, ठीक है। ये तो इसमें उन्होंने कारण बताया, इसमें कारण, इसमें निवारण। तो जब निवारण है तो फिर निवारण बताया जा रहा है, तो निवारण का रास्ता भी, इसमें निवारण का रास्ता, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, यानी कि रूट और पाथ, क्या मार्ग है उस दुख निवारण का। और जब उन्होंने क्या मार्ग है यह बात कही, तो फिर उन्होंने मार्ग के तौर पर यह मार्ग बताया, मध्यम प्रतिपदा मार्ग, मिडिल रूट और पाथ। मध्यम मार्ग या प्रतिपदा, मध्यम प्रतिपदा, इसको ऐसे लिखेंगे आप, मध्यम मार्ग या मध्यम प्रतिपदा, मिडिल रूट और मिडिल पाथ। और उन्होंने ये कहा कि दरअसल जब तक तृष्णाओं और लालसाओं का अंत नहीं होगा तब तक निर्वाण की प्राप्ति नहीं होगी, और जब तक निर्वाण की प्राप्ति नहीं होगी तब तक रीबर्थ और डेथ से छुटकारा नहीं मिल सकता। फिर से समझें, मतलब अकॉर्डिंग टू बुद्धा, उनके अनुसार कि क्या कब मिलेगा निर्वाण, तो निर्वाण तब मिलेगा, हम निर्वाण को अटेन तब कर सकते हैं जब हम में तृष्णाएं यानी कि ड्राइव या हंगर, भूख या लालसा, इच्छाएं, लालसाएं, इनको जब तक खत्म नहीं करेंगे तब तक निर्वाण नहीं मिलेगा। और जब निर्वाण जब तक नहीं मिलेगा तब तक हम रीबर्थ और डेथ से छुटकारा नहीं पा सकते। अब ये लालसाएं, तृष्णाएं, इच्छाएं, ये कैसे खत्म होगी, इसके लिए उन्होंने ये रास्ता बताया। उसके लिए उन्होंने जो रूट बताया वो ये बताया। कौन सा रूट है? मिडिल रूट और पाथ, मध्यम मार्ग या मध्यम प्रतिपदा। और एक्चुअली बुद्धा जो थे ना, वो मिडिल रूट यानी कि मध्य मार्गी थे, और गांधी जी भी मध्य मार्गी थे। इस पर प्रश्न भी आया एक बार पीसीएस में, मेंस में, कुछ याद आ रहा हो किसी को तो, अगर, हालांकि अभी आप लोग सॉल्व नहीं कर रहे हैं। वो गांधी जी भी मध्य मार्गी थे। और मध्य मार्ग जो होता है, मध्यम मार्ग जो होता है, बीच का रास्ता जो होता है, वो काफ़ी मेरा आइडिया है कि काफ़ी सटीक होता है, काफ़ी अच्छा माना जाता है। यानी कि, और मध्यम मार्ग है क्या, पहले इसको समझ लें फिर हम आगे बढ़ते हैं। मिडिल रूट है क्या? मिडिल रूट का मतलब यह है कि वी शुड अवॉइड बोथ एक्सेस और एक्सट्रीम्स। लिख लें, इसका मतलब लिख लें। मध्यम मार्ग है क्या? वी शुड अवॉइड बोथ
एक्सेस और एक्सट्रीम्स, हमें दोनों अतियों का त्याग करना चाहिए। और कोई भी व्यक्ति अगर दोनों अतियों का त्याग कर रहा है, और दो अतियां क्या हो सकती हैं भाई, टू एक्सट्रीम्स और एक्सेस क्या हो सकती हैं, दो अतियां क्या हो सकती हैं, जैसे अत्यधिक पढ़ना और ये, और बिल्कुल ना पढ़ना। बिल्कुल 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 या सही है। तो कहां वाले में हो तुम? मध्यम मार्ग। मध्यम मध्य। तुम तो यार ऐसा एग्जाम्पल दे रहे हो कि पूरा जो है, नहीं, मध्यम से थोड़ा नीचे हल्का, कभी कभी मतलब ना ज्यादा पढ़ना है ना कम पढ़ना है, तो तुम वही अपना। अब क्या है तुम्हारे लिए ज्यादा, ये भी अच्छा, ये कौन तय करेगा? जब ये कह रहा है, क्या कहा जा रहा है कि बोथ एक्सट्रीम्स और एक्सेस को अवॉइड करना है, तो ये तय कैसे होगा कि एक्सट्रीम्स लेवल क्या है? आ गई दिक्कत? तुम समझ रहे हो कि जहां पे तुम हो वो मिडिल रूट है, हो सकता है वो लोअर वाला रूट हो, तुम्हारे हिसाब से मिडिल लग रहा है, वो मिडिल नहीं है। तो खुद ही तय नहीं कर लेना है, उसके लिए मेंटर्स की जरूरत होती है, और मेंटर्स मिलना बड़ा मुश्किल होता है। सही ट्रू मेंटर मिलना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। जो यहां से आवाज आए, यहां से समझ पा रहे ना वो? हाँ, यहाँ से। अरे यहाँ की आवाज नहीं समझ पाते हो क्या? तुम नहीं समझ पाओगे। हाँ, अब मेरी बात भी तुम नहीं समझ पाओगे। जो तुमने कहा कि नहीं सर मेरी बात सब समझ नहीं सकते हैं आप, तुम ये वाली बात मेरी नहीं समझ पा रहे। स्याद बात, वेरी गुड। तो यहां लिख लिया। और जो है, एक तो एक्सट्रीम्स को अवॉइड करना है, ना बहुत ज़्यादा, मतलब अत्यधिक और न्यूनतम, मैक्सिमम और मिनिमम, इनको अवॉइड करना है। फिर क्या अपनाना है? बैलेंस वाली बात, संतुलन। और संतुलन ही तो है शानदार। आपने अगर 14-15 आवर्स पढ़ लिया 2-3 दिन, फिर उसके बाद एक हफ्ते 2 घंटे पढ़ रहे हैं, फिर अगले हफ्ते वो भी नहीं पढ़ा, तो ये दोनों बातें नहीं काम करेंगी। फिर क्या करना है? 8-10 घंटे रोज पढ़ना है। 8-10 क्षमता थोड़ी सी डेवलप हो जाए तो और बढ़ा दो, 10-12 कर लो, 8-10 से 10-12, 8-10 से 10-12, ऐसे। तो दोनों अतियों का त्याग हो गया। अब यही और मध्यम मार्ग अपनाना है, और मध्यम मार्ग के 8 सोपान हैं। देयर आर 8 स्टेप्स इन मिडिल पाथ और रूट। लिख लें, देयर आर 8 स्टेप्स आर phases, there are 8 steps or phases in middle path or route। हिंदी में मध्य मार्ग में 8 सोपान या चरण निहित हैं, 8 सोपान या चरण हैं। अब वो 8 सोपान या चरण ही बेसिकली ये कहलाए, ठीक है? दीज आर कॉल्ड 8 फोल्ड पाथ। उन्हें ही अष्टांगिक मार्ग कहा गया, उन्हें ही अष्टांगिक 8 फोल्ड पाथ। ओके? और जो 8 फोल्ड पाथ है ना, अष्टांगिक मार्ग है, वो बेसिकली वही बता रहे हैं कि आपके लिए किसी भी काम को करने के लिए राइट मैनर क्या है, एक सम्यक जो है उसकी विधि क्या है, एक सम्यक तरीका क्या है। तो उन राइट फोल्ड पाथ को हम समझते हैं कि वो क्या कहते हैं। तो राइट फोल्ड पाथ क्या हो सकते हैं? ये एक तो ये है कि राइट व्यू, मैं हिंदी बोल दूंगा अभी, इसकी इंग्लिश वाले लोग लिखें।
राइट व्यू आर अंडरस्टैंडिंग, आप इसको अंडरस्टैंडिंग भी कर सकते हैं। फिर यानी कि हिंदी में कुछ कहना चाहेंगे तो सम्यक दृष्टि, ऐसे राइट एम, आपका उद्देश्य, और रेजोल्यूशन, संकल्प या उद्देश्य आपका कैसा होना चाहिए। और फिर राइट स्पीच, जो आप बोल रहे हैं वो जहर तो नहीं उगल रहे हैं। हाँ, सुबह सुबह पी लिया एकदम थम्सअप और दिन भर 7 अप कर रहा है तो राइट स्पीच हो गया इतना भाई। हिंदी में लिख लें सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प या उद्देश्य, और सम्यक वाक या वाचन, वाणी, वेरी गुड, सम्यक वाणी, बहुत अच्छे, सम्यक वाणी या वाक या वाचन, हो गया। चलो, और तो राइट स्पीच, राइट एक्शन, जो आपका कर्म है वो कैसा है। राइट एक्शन, सम्यक कर्म, समझ पा रहे। और फिर राइट मीन्स ऑफ लिवलीहुड, सम्यक आजीव, हाँ उसी को आजीव बोलते हैं, यानी कि सम्यक आजीव या आजीविका आप कर सकते हैं, दोनों बातें, सम्यक या आजीविका। राइट एक्सरसाइज, राइट एक्सरसाइज यानी सम्यक व्यायाम, या राइट एक्सर्सन भी कह देते हैं कई बार उसको। क्या है राइट एक्सर्सन, अभी बात कर लेंगे। राइट एक्सरसाइज और एक्सर्सन कितने हो रहे हैं? 6 ही हुए अभी। अच्छा, फिर नेक्स्ट राइट अवेयरनेस, राइट अवेयरनेस, हाँ मतलब अवेयरनेस का मतलब राइट जागरूक, स्मृति से इसका मतलब है, या राइट मेमोरी भी कर लीजिए आप, राइट स्मृति। अवेयरनेस, जागरूकता, आपको सही जागरूकता है कि नहीं, तो राइट अवेयरनेस और राइट मेमोरी। और फिर नेक्स्ट राइट कंसंट्रेशन, वो देखो आ गया तुम्हारा वाला मामला, तुम्हारा सही है आजकल, साइड वाले का चिप्स, काफ़ी चिप्स के उपरांत, दर्जनों चिप्स के उपरांत ये उपलब्धि हासिल हो सकी है। दर्जनों चिप्स के उपरांत ये उपलब्धि हासिल हुई है, बधाई हो। राइट कंसंट्रेशन, मुझे केवल यार बताऊं आपको, भाई दबाव होता है ना, टाइम पर कंटेंट भी देना है, टाइम पर कोर्स कंप्लीट करना है, क्वेश्चन भी मिले, नहीं तो किसको गप में नहीं मजा आता। और टीचर तो मैं आपको बता दूं, टीचर तो बहुत ही गप्पी आदमी होता है। टीचर बहुत बातूनी होता है,
मैं तो ये कहता हूँ जिसको बोलना ना आता हो और वो पढ़ा लिखा हो ठीक ठाक और बोल ना पाता हो, वो टीचर बन जाए, कुछ दिन बच्चे नहीं बोल पाएगा, हंसेंगे, लेकिन एकदम चिकना घड़ा हो, भाग ना जाए, कुछ दिन हंसेंगे, झेलना पड़ेगा, बाद में बहुत बड़ा उस्ताद बन जाएगा, खिलाड़ी, अपमान सहते सहते। नॉलेज हो लेकिन अब ये नहीं कि नॉलेज नहीं है तो फिर बोलना ना आता हो ना तो समझ लो बहुत अच्छा वक्ता हो जाएगा, वो बातूनी बहुत हो जाता है पढ़ाते पढ़ाते। समझ पा रहे हैं? सर पढ़ाना छोड़ दे उसके बाद उसके बाद तो सीख ही चुका है। तो लेकिन कोर्स का भी रहता ना भाई कि कंप्लीट। राइट कंसंट्रेशन को आप मेडिटेशन भी कह सकते हैं। हाँ, राइट कंसंट्रेशन और मेडिटेशन, यानी कि सम्यक समाधि या ध्यान। सबकी हिंदी लिखना चाहो तो लिख लो, सम्यक ध्यान या समाधि। और क्या लिख लिया हिंदी? मैं बोल दे रहा हूं, जल्दी लिख लें। हो गया सबका ना? वेरी गुड। ये जीविकोपार्जन का साधन है। चलो कहां से शुरू कर दें? राइट व्यू पहला, यानी कि सम्यक दृष्टि। लिख दिया मैंने हिंदी में, सम्यक दृष्टि या समझ। अरे हम भी तो हिंदी लिख लें तभी तो बोलेंगे। नहीं, अरे मुझे लिखने दो, नहीं अभी हिंदी कहाँ इसकी बोल पाएंगे, इंग्लिश में जो है सब। तो अपने लिए भी तो हथियार बना लें। अरे प्लीज। तो सम्यक दृष्टि या सम्यक जो है समझ, अंडरस्टैंडिंग आर व्यू। दरअसल ये जो 8 फोल्ड पाथ हैं, ये जो अष्टांगिक मार्ग हैं, फोल्ड का मतलब समझते हैं क्या आप? फोल्ड का मतलब क्या होता है? हाँ, आप बताइए, ये मुड़े हुए रास्ते हैं और ये बता रहे हैं कि तुम इस रास्ते पर चलोगे तो बहुत ठीक चल रहे हो, राइट है मामला। नहीं समझ पा रहे? और रास्ते फोल्ड है, क्या मतलब है इसका? वेरी गुड। सीढ़ियां और लैपिंग करती हैं, मगर क्या आपको गंतव्य तक नहीं पहुंचाएंगी? तुमने तो तबीयत खुश कर दी, इंटरव्यू वाला जवाब दे दिया। वाह, एक साथ बहुत तेजी से, थोड़ा हल्के मन से नहीं। बाकी अब पार्टी। बहुत अच्छा जवाब था ये। सीढ़ियां है ना, सीढ़ियां ओवरलैपिंग कर रही है, टेढ़ी सीढ़ियां एक दूसरे के ऊपर, लेकिन ओवरलैपिंग के बावजूद क्या वो आपको आपके गंतव्य तक पहुंचा नहीं रही है? यानी गंतव्य का मतलब जो आपकी मंजिल है। जरूरी नहीं है कि रास्ता बहुत सीधा ही हो तभी आप पहुंच पाएंगे। यहां पे जिग जैग शब्द नहीं है, फोल्ड है। जिग जैग और फोल्ड में फर्क है ना, टेढ़ा मेढ़ा नहीं, जिग जैग नहीं। जिग जैग में तो भ्रामक स्थिति पैदा होती है, लेकिन फोल्ड है। और सीढ़ियों को कुछ आप उस तरह से तुलना कर सकते हैं। तो अगर आपको कोई रास्ता तय करना है और सीढ़ियों से ही जाना है तो क्या नहीं पहुंच पाएंगे? पहुंच पाएंगे, उसके ऊपर ओवरलैपिंग। तो ये जो है बेसिकली 8 स्टेप्स इस मिडिल पाथ या रूट के अंदर कुछ कुछ ऐसे ही हैं। और जब अभी हम इसको हम लोग समझेंगे जब इन्हें, तो आपको लगने लगेगा, जब हम अभी एक एग्जांपल दे दें, आपको लगने लगेगा कि सर ये राइट मेमोरी और राइट कंसंट्रेशन या मेडिटेशन, ये जब आप बोल रहे हैं तो सर तो एक जैसा लग रहा है। ये एक है नहीं, लेकिन एक है नहीं, वो लग रहा है एक जैसा। एक के बिना दूसरा पूरा नहीं होगा। तो कई बार जब आपको चीजें लगे कि एक जैसा है, तो ये भ्रम न पालिए कि एक जैसा है तो एक को खत्म कर दिया जाए तो भी दूसरा मिल जाएगा, ऐसा नहीं। ये जरूरी सब हैं स्टेप्स, अन्यथा फिर
निर्वाण मिल नहीं सकता। ये निर्वाण प्राप्ति के बेसिकली स्टेप्स हैं, ये निर्वाण प्राप्ति के स्टेप्स हैं। बार बार जन्म और मृत्यु ना हो उसके प्रिवेंशन, उसके बचाव के ये स्टेप है, उसके रास्ते हैं। तो पहले वाले में यह है कि हमारा जो दृष्टिकोण है वो बेसिकली किसी भी वस्तु के प्रति, किसी भी व्यक्ति के प्रति, किसी भी घटना के प्रति वो सम्यक होना चाहिए, यानी कि उचित होना चाहिए। हम उसके प्रति अगर सम्यक दृष्टि नहीं अपना रहे हैं तो फिर ये न्यायोचित नहीं होगा। और जब ये बात कह रहे हैं तो आप सोचिए ना, जैनिज्म से कि आप उसके पूरे पक्षों का अध्ययन कर लें, पूरे पक्षों का अध्ययन कर लें, यानी कि उसको हम समग्रता के रूप में देखें, तभी ये बेसिकली एक राइट व्यू, एक सम्यक दृष्टि हो पाएगी किसी भी वस्तु घटना के प्रति हमारी। नीचे आप लिखते जाए, किसी भी वस्तु व्यक्ति घटना के प्रति हम समग्रता के भाव से उसे देखें, होलिस्टिक फॉर्म में। अगर उससे हम उसके एक डायमेंशन को देखेंगे तो ये राइट व्यू कहां हुआ? ये राइट व्यू नहीं होगा। फिर ये भी तो राइट व्यू तभी होगा जब हम उसको होलिस्टिक फॉर्म में देखेंगे। ठीक है, फिर दूसरा क्या है भाई? दूसरा क्या है? राइटिंग। हम बेसिकली जब कोई संकल्प लें, उद्देश्य बनाएं, तो वो संकल्प भी उचित हो। और सिर्फ संकल्प ही उचित ना हो, उस संकल्प से सिद्धि तक पहुंचने का मार्ग भी उचित हो। संकल्प से सिद्धि तक, जो अक्सर आप नहीं कहते, मोदी भी साहब भी कहते हैं संकल्प से सिद्धि। तो हमारा जब रास्ता ही ठीक नहीं होगा तो संकल्प कभी भी ठीक नहीं हो। तो हमें जो है, जैसे सपोज आपने संकल्प लिया कि इस एग्जाम को हमें क्वालिफाई करना है, तो नकल करके क्वालिफाई तो नहीं करना है ना। मतलब थोड़ी देर के लिए नकल तो कहाँ कर पाओगे? नकल करके तो क्वालिफाई नहीं कर सकते हो ना, रास्ता तो ठीक रखना पड़ेगा ना। और फिर उसके लिए ये है कि हमें एक ठीक ठाक अध्ययन, चिंतन, मनन करना पड़ेगा, अन्यथा वो संकल्प हमारा पूरा नहीं हो पाएगा, अधूरा ही रह जाएगा। तो संकल्प ठीक हो और संकल्प को पूरा करने का मार्ग भी ठीक हो। लिखें, संकल्प या उद्देश्य भी ठीक हो और उसे पूरा करने का मार्ग भी ठीक हो। बढ़ाएं पॉइंट। ठीक है। राइट स्पीच, सम्यक वाणी, वाक या वाचन। हमें मतलब वही है कि ऐसे वचन या ऐसी वाणी का उद्गार ना करें जो किसी को कष्ट पहुंचाए, दुख पहुंचाए। मन क्रम वचन से भी किसी को हम दुख पहुंचा रहे हैं तो ये हिंसा हो गई। और बौद्ध धर्म, अभी 10 शील में बात करेंगे जब 10 शील या शिक्षापद की, तो उसमें अहिंसा की बात सबसे ऊपर है ही है। तो यहाँ पे लिखेंगे किसी को
अपनी वाणी से कठोर वाणी का प्रयोग न करना, बस ये बात इसमें लिखी। अब आप कह रहे होंगे कठोर वाणी का प्रयोग न करें, तो ये मैं अब यहां कह रहा हूं अगर ये बात, और आपको यही सब बातें अगर थोड़ी देर के लिए निबंध ऐसा कोई हो, ऐसे कोई हो, और ये यही वजह है जो निबंध की तैयारी होती है, जो एस्से की तैयारी होती है, जो आप एस्से लिखना शुरू करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, इसीलिए उसको सबसे बाद में रखा गया है। जब आपका जनरल स्टडी का पूरा पेपर तैयार हो जाता है तो तमाम ये बातें आप सीख लेते हैं, तो एस्से में विचारों का पल्लवन होता है। पल्लवन समझते हैं क्या है? फैलाव, फैलाव, फैलाव। अरे ऐसे पल्लवित, पुष्पित, पल्लवित शब्द सुना है? ये पुष्पित, पल्लवित एक छोटा सा वाक्य है और उसको फैलाना है, पल्लवित करना है। 700 शब्दों में, 1200 शब्दों में, जैसा जैसे एग्जाम में आप बैठेंगे, एक छोटा सा। साहित्य समाज का सिर्फ दर्पण ही नहीं, दर्पण है, बताएं आईना कैसे हो सकता है? दर्पण, अब मैं यहां दोनों शब्द अलग अलग यूज कर रहा हूं, इसका अलग अलग भाव है। दर्पण आईना का मतलब एक ही होता है। दर्पण का मतलब यह है जिसमें आप अपने को देख पाएं, और कभी कभी आप कहते नहीं हैं क्या आईना दिखा रहे हैं आप उसको। आईना वो है जिसमें साहित्य उस समाज का मार्गदर्शन कर पाए, और दर्पण जब उस जिस सेंस में, दोनों की इंग्लिश मिरर होगी। दर्पण की इंग्लिश भी मिरर है, आईना की इंग्लिश भी मिरर है, लेकिन दर्पण वह है जिसमें समाज को देखा जा सकता है। यानी साहित्य जब समाज की बातों को जिस तरह समाज में घटित हो रहा है और उसको लिख रहा है तो दर्पण है। लेकिन वही साहित्य जब समाज को आईना दिखाने लगे कि समाज को इस ढर्रे पर चलना चाहिए, समाज को यह काम करना चाहिए, अब वही साहित्य आईना हो गया। क्या मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? अब वो आईना हो गया। वो आईना, कहते नहीं क्या आईना दिखा रहे हो, तो इंग्लिश एक ही है, भाव बदल गया। तो साहित्य सिर्फ दर्पण की ही भूमिका में ना हो, बल्कि वो आईना की भूमिका भी निर्वहन करे। अब ऐसा हो गया। अब इस पर जब लिखा जाएगा, इसकी जो प्रस्तावना तैयार होगी, तो वो जो जनरली ऐसे आता है कि साहित्य समाज का दर्पण है, उससे भिन्न होगी, और इसके अंदर का कंटेंट भी अलग होगा। काफी कुछ एक होगा, आधा आधा फिर अलग होगा, उपसंहार भी इसका अलग होगा। क्वेश्चन समझ में आया तो वही फन्ने खां, नहीं समझ में आया तो रट कर गया, कहा लिखा सर बहुत, नंबर बहुत कम मिले। ये पूरा का पूरा एग्जाम ही। अब जिसके पास ये है, उसके पास अगर कूट कूट के मक्कारी भरी हुई है कि मेरा मक्कारी मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे सर्वदा अपने पास रख कर रहूंगा समझ पा रहे हैं ना? ऑलवेज ये मक्कारी मेरे पास ही रहेगी और कोई इसको ले नहीं सकता। तो इसमें कुछ लोग बड़े अच्छे अंडरस्टैंडिंग वाले हैं, लेकिन देखता हूँ मक्कार मुझे तो ये है कि कंसिस्टेंसी। अब मुझे मतलब मैं इतने दिन से क्लास ले रहा हूँ यहाँ पे, बच्चे ठीक हैं, लेकिन मुझे अभी जुनून वाले तो लगे, लेकिन इसमें हमें वो बच्चा नहीं लगा। खरगोश और कछुआ दोनों बुद्धि वाले की जरूरत है। इस एग्जाम में खरगोश और कछुआ दोनों बुद्धि की जरूरत है, दोनों कर्म की जरूरत है। ना सिर्फ कछुआ बनना है, ना सिर्फ खरगोश बनना है। क्या मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? दोनों अपनाना है। ना सिर्फ खरगोश बन के खरगोश वाला उछल कूद मचाए दो तीन हफ्ता उछल कूद, उसके बाद में वो गांव चले गए थे, वो था ना मुंडन था, छेदन था। एक बच्चे से मैंने पूछा क्यों जाते हो, कैसे, घर में कोई है नहीं, तुम इतना। कहा सर मेरी वाले में कौन आएगा, उसको अभी से शादी की चिंता है, कह रहे मेरे में कौन आएगा। ये
तो ये हो गया सही। और मैं ये कहना चाह रहा था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो कौन सा आर्टिकल है जो आपको वाक अभिव्यक्ति राइट ऑफ स्पीच का अधिकार देता है? तो क्या वो राइट ऑफ स्पीच का अधिकार आपको देता है, वाक अभिव्यक्ति का अधिकार देता है, तो क्या वो उसमें कहीं पर भी रुकावट की बात नहीं है? रुकावट की बात है तो बस वही समझो, बोलने से पहले युक्त युक्तक निर्बंधन, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन, युक्त युक्त निर्बंधन, यानी कि जब आप ये नहीं कि वो आप के अधिकार इतने नहीं हैं, असीमित नहीं है। तो वही तो यहां भी बात है कि भाई आपको ये नहीं है कि आप बोल रहे हैं तो आप किसी को कुछ भी बोल रहे हैं और उससे सही वाणी का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, और वहां भी वो ना हो ना, तो फिर अगर वहां भी वो ना होता ना, तो शराब पी के रोड पर गाली देने वालों की संख्या और ज्यादा होती। कहते अरे वो मेरा तो वाक का व्यक्ति का अधिकार है। प्रेस की भी स्वतंत्रता उसी में है। प्रेस शब्द है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? नहीं, प्रेस शब्द नहीं है। और किस केस के बाद उसको शामिल किया गया, याद आ रहा कुछ? कौन सा समाचार पत्र था उसके बाद उसको शामिल किया गया? ठीक है, नेक्स्ट, राइट एक्शन, सम्यक कर्म, यानी कि आपका कर्म ऐसा हो, ये नहीं कि आप चोरी डकैती भ्रष्टाचार ये कर रहे हैं, करप्शन कर रहे हैं, यानी कर्म भी जो होगा वो राइट होगा, सम्यक होगा, और वो मानव कल्याण के लिए, मानव भलाई के लिए। आपकी भलाई ठीक है, लेकिन उसमें किसी दूसरे की क्षति नुकसान ना निहित हो, नहीं तो फिर वो सम्यक कर्म नहीं है। आपका जो भी कर्म है वो कर्म आप कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन उसमें दूसरे का भ्रष्टाचार, करप्शन, मतलब ये सब नहीं होना चाहिए। ठीक, इससे इसको जोड़े, अभी बताया कि एक दूसरे से ओवरलैपिंग है। राइट मीन्स ऑफ लिवलीहुड, यानी कि जीविकोपार्जन का एक सही जीविकोपार्जन का साधन, इसको कहते हैं सम्यक जीविका। जीविकोपार्जन का जो रास्ता है, साधन है, वो सही होना चाहिए। और जब मैं ये कह रहा हूं ना, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी है ये, आपको जीविकोपार्जन का साधन अपनाने का अधिकार है। और कहां है वो? किसमें? डीपीएसपी में है। और क्या वो फंडामेंटल राइट में नहीं है? जीविकोपार्जन का साधन अपनाने का अधिकार है नहीं क्या फंडामेंटल राइट में? वो है वहां तो, जहां आप डीपीएसपी की बात कर रहे हैं, वहां तो यह है कि जीविकोपार्जन हेतु कोई ना कोई उसको कोई ना कोई कार्य, उसके हाथ कार्य मिलना चाहिए, काम मिलना चाहिए, यानी जीविकोपार्जन का कोई साधन होना चाहिए। और उसमें जो अगर साधन महिला और पुरुष का एक है, तो उसमें फिर उसके पारिश्रमिक में किसी तरह का भेदभाव नहीं होगा, यानी कि समान कार्य के लिए समान वेतन। ये बात तो डीपीएसपी में है। यहां सीधे सीधे फंडामेंटल राइट्स में यह है कि जीविकोपार्जन का साधन अपनाने की बात कहां पर है? बोलो। 19 के अंदर कुछ क्लास हैं, याद आ गया है ना उसमें?
अब जब मैं कह रहा हूं जीविकोपार्जन का साधन, तो मैं सिर्फ इसको तुलना कर रहा हूं वहां से। राइट मीन्स ऑफ लिवलीहुड का मतलब कि आपको जीविका या जीविकोपार्जन का एक उचित जो है रास्ता, साधन, माध्यम आपके पास होना चाहिए। लेकिन इसका मतलब नहीं कि कोई व्यक्ति शराब बना रहा है और शराब बना करके और वो अपना जीविकोपार्जन चला रहा है, तो ये गलत है ना, बशर्ते जब तक उसे लाइसेंस ना मिल जाए। और अगर मैं थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशन की बात, जब तक उसको लाइसेंस ना मिल जाए, अगर अब ऐसा प्रावधान है अगर तो, और नहीं है तो फिर तो हालांकि होना नहीं चाहिए। हाँ, वो ठीक है, अभी उस पर अलग से कभी बात कर लेंगे। होना नहीं चाहिए, लेकिन क्या क्या कंडीशन है जिनकी वजह से मजबूरी में मिल रहा है, वो उन सब पक्ष पे फिर वो क्लास थोड़ी सी दूसरी तरफ चली जाएगी। तो अब जैसे वहां पर यह है कि जीविकोपार्जन का कोई साधन अपनाना है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि जैसे कोई व्यक्ति है उसने शराब बनाना शुरू कर दिया और पुलिस वाला पकड़ के, मैं वहां कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहा हूं, उससे इसको अभी कोरिलेट करूंगा। तो कोई व्यक्ति गया और कहा कि भाई क्यों बना रहे हो, कहा संविधान में लिखा हुआ है कि जीविकोपार्जन का कोई भी साधन अपना सकते हैं, तो उसको बंद कर दिया गया। उसके बाद सुनवाई हुई तो ये कहा भाई अगर किसी जीविकोपार्जन के साधन के लिए उसके लिए अगर लाइसेंस की ज़रूरत है, और ये आप जीविकोपार्जन का साधन ऐसा नहीं अपना सकते हैं जिसमें जो है वो बेसिकली जिससे जो है जनहित बाधित हो रहा हो, जिसमें लोगों का स्वास्थ्य बाधित हो रहा हो, तो उसको ये बात समझ में आ गई। कहा ठीक है ये नहीं करेंगे। फिर क्या किया, एक 200 की किताब खरीद लिया, नीम हकीम घर का वैद्य, और पढ़ लिया और दवाएं जान ली उसमें, और एक जो है वो बाजार में और टेबल लगा के बैठ गया। कहा इस बार हम लोग कल्याण करेंगे, कम पैसे में लोगों को दवाएं देंगे, और दे रहा था। फिर एक दिन छापा पड़ गया, फिर पहुंच गया वही कोर्ट और वही जज के सामने। कहा तुम ये क्या कर रहे थे, कहा इस बार तो सर लोक कल्याण का काम कर रहे थे। कहा उस बार तो शराब बना रहे थे तो वो गलत था, उससे लोगों के मतलब वो नुकसान करता, लीवर डैमेज हो रहा, इस बार तो हम सही काम कर रहे हैं। फिर कहा जज ने वह कार्य जिसके लिए किसी मिनिमम योग्यता की जरूरत है उसको बिना पूरा किए हुए अगर आप कर रहे हैं तो यह भी जनहित के विरुद्ध है। तो कभी कभी आप, जैसे मैं अब आपको बोलूंगा वही, देखता हूं ये समझ आपके पास है कि नहीं। अगर आपको लगता है कि मैं बहुत दयालु प्रवृत्ति का हूं, बहुत अच्छी सोच है मेरी, और आप किचन के वेजिटेबल और फ्रूट्स पील्स को, आप किचन की रसोई घर के सब्जी के और फल के छिलके को जरा इतने डायमेंशन से समझना इस एग्जाम के लिए, और आप सोचते हैं कि हम इसे जाकर के कहीं रोड पर डाल दें और ये किसी के काम आ जाए, गाय के काम आ जाए, तो आप एक डायमेंशन से सोच रहे हैं कि गाय के काम आ जाएगा, आप दूसरे डायमेंशन से नहीं सोच रहे हैं कि इससे मार्ग भी गंदा होगा। फिर आप इस एग्जाम के लिए नहीं बने। मार्ग भी गंदा होगा, आने जाने में दिक्कत होगी, बीमारी भी फैलेगी, छिलका केला का डाल दिया लोग फिसलेंगे भी। सिर्फ आप एक डायमेंशन से सोच रहे हैं कि गाय के काम आ जाएगा, और फिर जब आप गाय के काम आ जाएगा तो आप घुमंतु गाय को, एनिमल्स को बढ़ावा दे रहे हैं, और घुमंतु कैटल्स को बढ़ावा दे रहे हैं तो आप एक्सीडेंट को बढ़ावा दे रहे हैं। ये है इस एग्जाम की जरूरत। इसमें ये लॉजिक चलता है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? कुत्ते को खाना देना घुमंतु, आप इस बात को बढ़ावा दे रहे हैं कि उस सोसाइटी में आवारा कुत्तों की संख्या, और इनका एक अपनी होल्डिंग एरिया होता है, जहां खाना मिलेगा ये वही रहेंगे। और फिर अब देखते हैं पेपर में कितने बच्चों को काट डालते हैं। अभी न्यूज में ही रहा था। इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कुत्तों को गन उठा के सबको मार दिया जाए, ये भी नहीं है मेरा कहना। ये तो आप समझिए कि ये मैं कह रहा हूं। तो इस तरह से आप सोच पा रहे हैं कि नहीं सोच पा रहे? लॉजिकल आर्गुमेंट, सिर्फ नहीं कि बस ये है आर्गुमेंट से काम नहीं।
तो वैसे ही कोई भी अगर वो जीविकोपार्जन का साधन अपना शराब बना रहा है तो है ना गलत, ये तो गलत। तो ये नहीं करना, जीविकोपार्जन का उचित साधन होना चाहिए, नहीं तो ये सही नहीं माना जाएगा। ठीक। राइट एक्सरसाइज और एक्सर्सन। राइट एक्सरसाइज और एक्सर्सन का मतलब ये है कि हिंदी क्या बताया था मैंने इसकी, कि बेसिकली इसे हिंदी में उचित या सम्यक व्यायाम। आप इसे नहीं समाधि, तो इसे आप ये भी कह सकते हैं राइट मेंटल एक्सरसाइज और एक्सर्सन। इसमें यह है कि आप अपने मस्तिष्क में पहले ये तय करें कि क्या क्या अच्छी बातें हैं, उन्हीं का एक्सर्सन करें, उन्हीं को डालें, उन्हीं को ग्रहण करें अपने मस्तिष्क में। आप पहले ये, और जब उन सब से गुजरेंगे तो राइट क्या है ये धीरे धीरे जान जाएंगे। जब आपको ये मैं कहता हूं कि आप इतने टाइम तक ऐसा करें, इतने टाइम, आप, मैं नहीं कह रहा हूं कि आप मोबाइल से बहुत दूर हो जाएं, दूर हो पाना संभव ही नहीं है ना, इतनी बहुत जरूरत ही है। इतनी जरूरत भी नहीं है कि उसको फेंक दें, आप बेच दें, पानी में डाल दें, लेकिन आप क्या उसका समुचित उपयोग कर पा रहे हैं? ये इसका यही है, ये सब यही सिखा रहा है ये सब। तो राइट एक्सर्सन का मतलब, राइट मेंटल एक्सरसाइज का मतलब है कि राइट एक्सर्सन। राइट मेंटल एक्सरसाइज का मतलब है राइट एक्सर्सन। राइट एक्सर्सन का मतलब यह है उचित ग्रहण। उचित ग्रहण का मतलब यह है कि क्या आपके मस्तिष्क में डालने योग्य है और क्या नहीं है। ये इसका कौन सा ये सोपान है, कौन सा स्टेप है? 7वां है ना, अष्टांगिक 6 है। उसको आप और जब आप राइट को का एक्सर्सन करेंगे तो रॉन्ग का रिजेक्शन अपने आप स्वतः होता चला जाएगा। आप राइट का एक्सर्सन तो करें, आपको तो इतना टाइम नहीं है कि आप राइट और रॉन्ग में फिल्टर करके, निस्यंदन करके और राइट का केवल करें। और ये आपकी मेंटल एक्सरसाइज भी है। क्या 7 बज गए क्या? और ये आपकी मेंटल एक्सरसाइज भी है। 2 मिनट। और अगर आपने ये मेंटल एक्सरसाइज कर ली तो कुछ दिन बाद राइट के एक्सर्सन का अभ्यास हो जाएगा। ये अभ्यास की प्रक्रिया है। तो राइट का, सही का एक्सर्सन। अगला क्या भाई? जा सकते हो, तुम जा सकते हो। राइट अवेयरनेस और मेमोरी। अब देखो, राइट एक्सर्सन और मेंटल एक्सरसाइज, और दूसरा ये राइट अवेयरनेस और मेमोरी, इन दोनों में गहरा संबंध है। ये तभी ओवरलैपिंग वाली कंडीशन है। यानी कि फिर जब राइट का एक्सर्सन करेंगे तो जो आपकी स्मृति है, मेमोरी है, वो उसमें सही चीज पड़ी रहेगी। और कुछ दिन बाद तो जो बोलते नहीं, जो जनरल अवेयरनेस, वो जनरल अवेयरनेस भी यही, इसीलिए अब जनरल अवेयरनेस शब्द है एक, सामान्य सचेतता। बहुत कुछ है, आपको वही लेना है जो आपके काम का है। यही तो है जनरल अवेयरनेस। एक होता है जनरल अंडरस्टैंडिंग, एक सामान्य समझ, बहुत विशेषज्ञ वाली नहीं, तो उसकी भी इसमें जरूरत है इस एग्जाम में। तो जैसे अभी कि जन अवेयरनेस, राइट अवेयरनेस, एक सम्यक समझ, एक सम्यक स्मृति। यानी कि जब आप राइट का एक्सर्सन ही कर रहे हैं तो धीरे धीरे आपकी जो स्मृति है वो राइट होती चली जाएगी। शुरुआत वहां से होगा, एक्सरसाइज से। शुरुआत एक्सरसाइज से होगी। अचानक ये रातों रात नहीं होता है। आप पहले राइट एक्सर्सन करें, आप पहले राइट मेंटल एक्सरसाइज करें, देन
राइट मेमोरी अपने आप स्वतः होती जाएगी। कोई इसके लिए बहुत बड़े बड़े व्याख्यान, सेमिनार और शिव खेड़ा, फला, ये वो कोई ज़रूरत नहीं होती है। मैं आज आपको फिर बता दे, आप अपने में खुद में बिलीव करिए, बाकी दुनिया की कोई चीज़ आपको कुछ करवा नहीं सकती, वो क्षणिक हैं। अभी बुद्ध फिलॉसफी पे आएंगे तो फिर देखेंगे, कुछ नहीं, सब धोखा है, एकदम धोखा है। आप अपने को मजबूत करें, और उसके पीछे एक्सरसाइज ही है। कोई आदमी अगर सपोज कुछ ऐसी, मान लो 4 पैक पीता है, तो चारों पैक एक दिन में नहीं छोड़ सकता। कोई दुनिया की शक्ति नहीं है, कोई नहीं है कि चारों पैक एक दिन में छोड़ा दे। 3:45, 3:30, 3:15, 3, 3:45, 2:30, 2:15, ये खुद करना पड़ेगा। कोई कह दे कि तुम तो नहीं छूटेगी, कोई छुड़ा ही नहीं सकता, मैं आपको बता दूं। ऐसा कुछ है ही नहीं, अभी बना नहीं है। तो ये जब खुद का ही एफर्ट है तो क्यों भागना इधर उधर किसी के पास ज्ञान के लिए, उस तरह के कि हमें ये मिल जाएगा। तो गुरु भी बहुत मुश्किल से ही बनाना चाहिए। समझ पा रहे ना, राह चलते फिरते हर आदमी नहीं कि गुरु बन गया। ये भी हाँ, सबसे अच्छा गुरु तो किताबें हैं, कोई बनाना नहीं चाहता। तो राइट मेमोरी तभी आया होगी जब राइट एक्सरसाइज होगा। विदाउट राइट एक्सरसाइज राइट मेमोरी हो ही नहीं सकती। सही एक्सरसाइज नहीं होगी तो स्मृति सही कैसे होगी? अगर मैं इसको प्रैग्मेटिक अप्रोच पे बात करूं तो तुमने सही अगर एक्सरसाइज ही नहीं किया, सही सीखा ही नहीं, तो सस्टेनेबल मेमोरी कैसे होगी? अगर मैं इसको प्रैग्मेटिक अप्रोच पे बात करूं, बहुत ही उपयोगितावादी या प्रयोजनवादी तरीके से बोलूं, तो सही तरीका ही नहीं सीखने का, तो मेमोरी कैसे स्ट्रांग होगी? रुकेगा कैसे? सस्टेन कैसे होगी? सस्टेनेबल मेमोरी कैसे होगी? संपोषणीय धारणीय अधिगम कैसे होगा पाएगा? तो एक्सरसाइज तो ऐसी सही होनी चाहिए। अब एक्सरसाइज सही होने के लिए इसमें जो 8 बातें बताई गई हैं, एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं ये, और ये राइट कंसंट्रेशन या मेडिटेशन। फिर आ गई बात, अब इसका इससे गहरा संबंध है। सम्यक अवधान या सम्यक कंसंट्रेशन का मतलब सम्यक अवधान, सम्यक ध्यान, या फिर सम्यक मेडिटेशन, राइट मेडिटेशन, यानी कि सम्यक समाधि। जब तक इस कंडीशन में नहीं आएंगे तब तक ये कैसे मिल पाएगी, ये कैसे हो पाएगी? इसकी भी तो जरूरत है। और क्लासरूम में ये है कि आप बिल्कुल कंसंट्रेशन, वो तो जनरल कंसंट्रेशन हो गया आपके इस ज्ञान को हासिल करने के लिए, लेकिन राइट कंसंट्रेशन यानी कि जीवन के कल्याण के लिए, निर्वाण की प्राप्ति के लिए, जीवन मरण से छुटकारा पाने के लिए हमें राइट कंसंट्रेशन, राइट मेडिटेशन, समाधि। और इसीलिए तो आपने देखा होगा ना कि सन्यासी मॉन्क समाधि नहीं लेते हैं, समाधि लेते हैं। यही है राइट कंसंट्रेशन। तो ये बेसिकली 8 फोल्ड पाथ, और ये 8 स्टेप्स हैं मिडिल रूट के। और इसमें मैं बार बार जब राइट बोल रहा हूं तो इसमें कुछ भी नहीं है कि बहुत हार्ड या टफ, नहीं, या बहुत इजी, ये बीच की बातें हैं सब। इतना करके ही अब 10 शील क्या हैं? 10 शील या शिक्षा पद क्या हैं? एक पॉइंट डालना। अभी इसके बाद कौन सा हेडिंग थी? अच्छा, त्रिरत्न है। इसके बाद जस्ट त्रिरत्न था, इसके बाद त्रिरत्न है। अच्छा, एक बात और, इसमें जो इसी में एक पॉइंट और निकल कर बनता है, उसको भी समझ लें यहीं पर। हाँ, अब लगा अब कल क्यों इसको बताना पड़े, प्लीज। ये जो पहले 2 हैं, कौन से पहले 2?
कौन कौन से हैं पहले तो भाई? राइट व्यू एंड राइट एक्शन। हाँ, क्या है? राइट व्यू और अंडरस्टैंडिंग एंड राइट एम आर, हाँ राइट एम आर राइट रेजोल्यूशन। ये दो किसी के पास आ जाए तो उसके पास विजडम आ जाती है। इन्हीं दो के आने से विजडम आ जाती है, बुद्धिमत्ता। अगर उसके पास राइट अंडरस्टैंडिंग आ जाए और राइट रेजोल्यूशन आ जाए तो विजडम आ जाती है। और अगला जो 3 है ये कौन से? राइट स्पीच एंड राइट एक्शन एंड राइट ये। तो फिर उसके पास मोरालिटी आ जाती है, नैतिकता। इसके बाद अगर ये आ गया तो उसके पास ये और राइट एक्सरसाइज और ये सब आ जाए ये, तो फिर उसके पास एक राइट मतलब एक उसके पास माइंडफुलनेस वाली कंडीशन आ जाती है। अगले 3 में, बीच के 3 मोरालिटी, पहले का 2 बेसिकली विजडम और तीसरा जो है वो बेसिकली माइंडफुलनेस, वो है अगला वाला, यानी कि बहुत बेहतर, जिसको आप कह सकते हैं कि समझ पा रहे हैं ना, समझ ये। और आपको एक बात पता है, बुद्धि बोलती है और बुद्धिमत्ता सुनती है। इंटेलिजेंस बुद्धि बोलती है और बुद्धिमत्ता सुनती है। वाचाल लोग बोलते हैं और बहुत गहरे बुद्धिमान लोग चुप रहते हैं, सुनते हैं। ये आप समझना हमेशा। वाचाल लोग बोलते हैं, तुम लोग बहुत गहरे हो, सुनते हो। थैंक यू वेरी मच। समझ पा रहे हो ना?